साल था 1971। इंसानी इतिहास का एक ऐसा साल जब अंतरिक्ष की सीमाएं पहली बार डरावनी लगने लगी थी। दो एस्ट्रोनॉट एक खास सर्च मिशन पर निकले थे। मिशन का नाम था LQT-01L। ये मिशन कुल 46 दिनों का तय किया गया था। पहले 34 दिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। स्पेस सेंटर को हर दिन साफ साफ रिपोर्ट मिल रही थी, लेकिन 35वें दिन की सुबह अचानक हालात बदल गए। स्पेस सेंटर ने सोचा कि आज की रूटीन चेक इन शुरू की जाए, लेकिन इस बार न रेडार पर सिग्नल आ रहा था और न ही कोई आवाज। बस कुछ मिनट बाद उनके सिस्टम पर एक आखिरी मैसेज ड्रॉप हुआ, दिस इज इम्पॉसिबल। बस इतना ही। उस एक छोटी सी लाइन के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट का संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। स्पेस सेंटर में खामोशी छा गई थी। सबके चेहरों पर बस एक ही सवाल था, आखिरकार किस नामुमकिन की बात कर रहे थे दोनों एस्ट्रोनॉट्स? उन मिस्टीरियसली गायब हुए एस्ट्रोनॉट्स को ढूंढने के लिए यूनिवर्सल स्पेस एजेंसी ने अपने दो बहादुर एस्ट्रोनॉट्स को मिशन पर भेजा। उनके नाम थे डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर एलाइजा, पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिस चीज को वे सिर्फ सर्च ऑपरेशन समझ रहे थे, वो असल में किसी ऐसी हकीकत का दरवाजा खोलने वाला था जो इंसानी कल्पना से भी कहीं आगे था। स्पेस सेंटर की बड़ी स्क्रीन पर अभी भी वही आखिरी मैसेज चमक रहा था, दिस इज इम्पॉसिबल। स्मिथ धीरे धीरे स्क्रीन के पास गया। वो कई मिनट तक उस एक लाइन को देखता रहा, जैसे उसमें कोई छुपा हुआ जवाब हो। एलाइजा पीछे खड़ी थी, उसकी आंखों में भी चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। एलाइजा ने धीमे से पूछा, स्मिथ, क्या तुम्हें लगता है कि वो दोनों अभी भी जिंदा होंगे? स्मिथ ने गहरी सांस ली। अगर वो मैसेज भेज पाए हैं तो हाँ, लेकिन नामुमकिन किस चीज को कहा है, यही सवाल डराने वाली है। 2 दिन में ही स्पेस एजेंसी ने एक इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान तैयार किया। मिशन का नाम रखा गया रीट्रेस L01, यानी जहां तक उनकी लास्ट लोकेशन मिली थी वहीं से पूरी जर्नी को फिर से स्टार्ट करना था। स्मिथ और एलाइजा को सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन मिला था, जो भी मिले रिकॉर्ड करना और कभी भी किसी अनजान सिग्नल को इग्नोर मत करना। उनका स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे लॉन्च पैड पर एक्टिवेट हुआ। जैसे ही इंजन्स ने आवाज किया, दोनों की धड़कनें भी तेज हो गईं, क्योंकि पहली टीम वापस नहीं आ सकी थी और अब वही डर स्मिथ और एलाइजा के अंदर भी पनप रहा था। आखिरकार स्मिथ और एलाइजा उस रहस्यमयी यात्रा पर निकल चुके थे, उसी जहाज को ढूंढने जिसके गायब होने ने पूरी यूनिवर्सल स्पेस एजेंसी को हिला दिया था। पहली टीम का स्पेसक्राफ्ट जिस फाइनल डायरेक्शन में गया था, उनका स्पेसक्राफ्ट भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। जहाज के अंदर हर सेकंड टेंशन भरा महसूस हो रहा था। मॉनिटर की स्क्रीन्स पर हर सेंसर ब्लिंक कर रहा था। ऑक्सीजन लेवल, ग्रेविटी बैलेंस, रेडिएशन काउंट सब नॉर्मल था अभी तक। स्मिथ कंट्रोल पैनल देखते हुए बोला, एलिजा, हम उसी जोन में जा रहे हैं जहां उनका सिग्नल गायब हुआ था। याद रखना, यहाँ की हर चीज अजीब हो सकती है। एलिजा ने हल्के से सिर हिलाया, हाँ स्मिथ, हमें हर एक साउंड पर, हर एक शैडो पर नजर रखनी होगी। वे हर पल चौकन्ने थे, क्योंकि अंतरिक्ष का वो हिस्सा कई सिस्टम्स में साइलेंट सेक्टर के नाम से जाना जाता था, जहां सिग्नल्स खुद ब खुद टूट जाते थे, जहां रेडार कई बार कुछ डिटेक्ट नहीं कर पाता था और जहां से बहुत कम ही मिशंस वापस लौटे थे। लेकिन स्मिथ और एलिजा को एक बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, जिस दिशा में वे जा रहे हैं वहां से वापस लौटना शायद सिर्फ एक ख्वाब ही हो। उनके जहाज की खिड़की से बाहर सितारों की रोशनी कम होती जा रही थी और एक काला धुंधला क्षेत्र धीरे धीरे उनके सामने आकार ले रहा था। धीरे धीरे उन्हें धरती से निकले 27 दिन हो चुके थे और अब वे बहुत दूर निकल चुके थे। बीच बीच में वे लोग धरती पर जानकारी भेजते रहते कि अभी तक सब ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी माहौल अच्छा रखने के लिए दोनों आपस में हंसी मजाक भी करते रहते। दिन था 32। अब उनके जहाज की खिड़की से बाहर सितारों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी मैप पर दर्ज नहीं था, जो स्पेस के नियमों के खिलाफ लग रहा था, और उनके स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम होने लगी। सिस्टम्स ने पहली बार चेतावनी दी, अननोन ग्रेविटेशनल पुल डिटेक्टेड। स्मिथ और एलिजा एक दूसरे को डर भरी नजरों से देखने लगे। स्मिथ और एलिजा कुछ समझ पाते उससे पहले ही स्पेसक्राफ्ट एक अनजानी ग्रेविटेशनल पुल में फंस चुका था। जहाज आगे और आगे खिंचता हुआ चला गया, इतना तेज कि उनका पूरा कंट्रोल सिस्टम यूजलेस हो गया। वे दोनों डर से बस एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखों में वही भाव था जो पहली टीम की गायब होने की कहानी सुनकर होता था। स्पेसक्राफ्ट लगभग कई घंटों तक उसी अजीब गुरुत्वाकर्षण के सहारे आगे बढ़ता रहा। न दिशा बदल सकती थी,
न स्पीड नियंत्रित की जा सकती थी। और फिर स्क्रीन पर एक और वार्निंग आई, कम्युनिकेशन लॉस्ट विद अर्थ। अब उनका संपर्क भी पूरी तरह टूट चुका था। एलिजा ने धीमी आवाज में कहा, अब हम अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। कुछ समय बाद जहाज की खिड़की के पार एक अजीब नीला हरा चमकता गोला दिखाई दिया। स्मिथ और एलिजा हैरान परेशान वो नजारा देख रहे थे। दोनों एक ही बात सोच रहे थे, क्या ये सच में कोई ग्रह है या हम सपना देख रहे हैं? वह ग्रह बिल्कुल धरती जैसा लग रहा था। नीला आसमान, जंगलों की तरह हरी सतह और एक हल्की सी सफेद बादलों की परत। स्पेसक्राफ्ट के सेंसर्स अचानक अपने आप ऑन हुए और स्पेसक्राफ्ट तेजी से उस ग्रह की सरफेस की ओर उतरने लगा, बिना किसी मैनुअल कमांड के। एक ऑटोमेटिक लैंडिंग। एलिजा ने खिड़की से नीचे झांका। नीचे घने हरे भरे घास के मैदान थे। स्पेसक्राफ्ट धीरे से उतरा। दोनों कुछ मिनट तक शॉक में बैठे रहे। फिर स्मिथ ने धीरे धीरे कहा, अगर ये ग्रह हमें यहाँ खींच कर लाया है तो शायद पहली टीम भी यहीं आई होगी। एलिजा ने चारों तरफ देखा। अजीब, शांत, सुंदर पर थोड़ा अजीब ग्रह लग रहा था। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, पर इस शांत ग्रह की चुप्पी उनके अंदर का डर और बढ़ा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद स्मिथ अचानक रुक गया। दूर टूटी हुई, धूल से ढकी हुई लोहे की आकृति दिख रही थी, कुछ ऐसा जो बिल्कुल जमीन से अलग लग रहा था। एलिजा धीरे से बोली, वो क्या है? स्पेसक्राफ्ट जैसा दिख रहा है। कुछ कदम और बढ़ने पर उन्हें साफ दिखाई दिया। वो वही स्पेसक्राफ्ट था, पहली टीम का जहाज। उन दोनों का दिल एक साथ धड़क उठा। जैसे ही वे पास पहुंचे पर दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर अंधेरा और खामोशी। स्मिथ ने जोर से आवाज दी, कोई है वहां? हेलो, अगर आप लोग सुन सकते हैं तो जवाब दें। लेकिन पूरे जहाज में सिर्फ गहरी चुप्पी। एलाइजा ने धीरे से बोला, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर वो दोनों कहाँ गए? एलाइजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, स्मिथ, हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। अगर उनका जहाज यहाँ है तो वे कहीं न कहीं जरूर होंगे। स्मिथ ने सिर हिलाया। दोनों ने अपने छोटे पोर्टेबल स्कैनर्स एक्टिवेट किए और घास के मैदान से आगे बढ़ते हुए ग्रह के घने जंगलों की तरफ चल पड़े। जंगल अद्भुत था। ऊंचे ऊंचे पेड़, नीले रंग की पत्तियां और हवा में एक हल्की मीठी खुशबू। दोनों काफी देर तक चलते रहे। लंबी दूरी तक अचानक एलाइजा रुक गई। उसकी निगाहें जंगल के एक खुले मैदान की ओर गई, जहां विशाल जीव चल रहे थे। देखने में तो उनके शरीर की बनावट इंसानों की तरह थी, पर पूरी तरह इंसान भी नहीं। एलाइजा ने डर से स्मिथ का हाथ पकड़ा। ये क्या है? दोनों तुरंत पास के घने पेड़ों के बीच छिप गए। वे दोनों झुककर सांस रोककर उन्हें गुजरते हुए देख रहे थे। स्मिथ ने धीरे से बोला, अगर ये लोग इस ग्रह के निवासी हैं तो शायद पहली टीम भी इनके सामने आई होगी। एलाइजा ने धीमी, कांपती आवाज में बोली, और तब उनके साथ क्या हुआ होगा स्मिथ? स्मिथ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अभी भी उन विशाल जीवों पर टिकी थीं। स्मिथ ने बहुत धीमी आवाज में बोला, एलाइजा, ये दिखने में तो होमिनिन जैसे ही हैं, लेकिन इनका शरीर हमसे बड़ा है और इनकी चाल कुछ ज्यादा ही डरावनी है। एलाइजा ने कांपते हुए सिर हिलाया। उसके हाथ अब भी हल्के कांप रहे थे। स्मिथ ने आगे कहा, हमें सिर्फ यहाँ आई हुई टीम को ढूंढना नहीं है, हमें यहाँ से सुरक्षित निकलना भी है। उसने जंगल की गहराइयों की तरफ देखा, जहाँ अंधेरा और घना होता जा रहा था। सबसे पहले स्मिथ ने धीरे से कहा, हमें ये समझना होगा कि ये जीव रहते कहाँ हैं। इनका कोई ठिकाना जरूर होगा, कोई बस्ती, कोई कॉलोनी। एलिजा ने गहरी सांस ली। तुम कह रहे हो हम पहले उनके ठिकाने का पता लगाएं? ये बहुत बड़ा रिस्क है स्मिथ। स्मिथ ने उसकी ओर देखा। हाँ, लेकिन जरूरी है। अगर हम ये नहीं समझेंगे कि ये कौन है और इनकी सोच क्या है, तो ना हम पहली टीम को ढूंढ पाएंगे, न खुद को बचा पाएंगे। एलिजा ने धीरे से कहा, ठीक है, पहले हम इनके ठिकाने का पता लगाएंगे और फिर हम यहाँ आई हुई पहली टीम को ढूंढेंगे। स्मिथ ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा। हम उन्हें ढूंढेंगे एलिजा, हर हाल में। स्मिथ और एलिजा ने सावधानी से उन विशाल होमिनिन जीवों का पीछा किया। वे दोनों दूर दूर चलते, पेड़ों के पीछे छिपकर हर मोड़ पर नजर रखते हुए बढ़ते गए। लगभग आधे घंटे तक पीछा करने के बाद वे एक अजीब सी जगह पहुंचे। घने पेड़ों के बीच एक विशाल चट्टान की दीवार। एलिजा ने बोला, स्मिथ, क्या ये गुफा है? कुछ ही पलों बाद वे जीव उस गहरी गुफा के अंदर बेहद शांत और व्यवस्थित तरीके से एक एक करके अंदर जाने लगे। स्मिथ ने एलिजा की तरफ देखा। हमें भी अंदर जाना होगा। गुफा में प्रवेश करते ही हल्की ठंडक महसूस हुई और हवा में एक अजीब लेकिन सुरक्षित सी महक थी। कुछ ही मिनट बाद जब वे गुफा से बाहर निकले तो हैरान हो गए, जैसे उनकी सांसें रुक सी गई हों।
एलिजा ने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। स्मिथ की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि गुफा के बाहर एक पूरा कस्बा बसा हुआ था। जी हाँ, एक पूरा गांव। बच्चे दौड़ रहे थे, हंसते हुए, खेलते हुए। कुछ महिलाएं अपने घरों के बाहर बैठकर काम कर रही थी। कहीं कोई शिकार किए हुए खाना बना रहा था। होमिनिन जीव जैसे ही अपने घर पहुंचे, बच्चे खुशी से दौड़कर उनसे लिपट गए। एक बच्चा अपने पिता जैसे दिखने वाले लंबे जीव के पैरों से लिपटकर कुछ बोल रहा था, अपनी भाषा में, पर साफ था कि वह खुशी के शब्द थे। माहौल बिल्कुल शांत, घरेलू परिवार जैसा प्रतीत हो रहा था। स्मिथ, ये युद्ध के लिए नहीं बने, ये तो परिवार हैं, ये तो इंसानों जैसे ही जिंदगी जीने के प्रयास कर रहे हैं। स्मिथ हैरानी से बोला, अगर ये इतने शांतिपूर्ण हैं, तो फिर पहली टीम कहाँ गई? दोनों गुफा के किनारे खड़े होकर उस पूरे कस्बे को हैरानी, डर और जिज्ञासा से देखते रहे। कुछ पल की खामोशी के बाद स्मिथ ने धीरे पर गंभीर आवाज में कहा, एलिजा, सोचा तुमने, अगर ये लोग अपने रहने का ठिकाना इतनी बड़ी गुफा के अंदर बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब है ये भी किसी से डरते हैं? उसकी आंखें गहरी चिंता से भर गईं। ये छिपकर रहते हैं, खुले में बिल्कुल नहीं। मतलब इस ग्रह पर और भी जीव होंगे, और शायद वो इनसे भी ज्यादा खतरनाक। एलिजा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मतलब हो सकता है कि पहली टीम का उन खतरनाक जीवों से सामना हो गया हो, और वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। उसकी सांस तेज हो गई थी। स्मिथ ने तुरंत कहा, हमें तुरंत निकलना होगा। अगर ये होमिनिन लोग भी किसी खतरे से डरकर गुफा में छिपकर रहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम बाहर बहुत देर नहीं रुक सकते। दोस्तों, चलिए आपको होमिनिन के बारे में कुछ रोचक बातें भी बता देते हैं, फिर कहानी की तरफ चलेंगे। होमिनिन किसे कहा जाता है? होमिनिन उन सभी प्रजातियों को कहा जाता है जो इंसानों की एवोल्यूशनरी लाइन से जुड़ी हों, जैसे होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, नियांडरथाल्स आदि। यानी वे सभी स्पीशीज जो इंसानों के सबसे ज्यादा करीब मानी जाती हैं। मानव की शुरुआत कहां से हुई? मनुष्य होमो सेपियंस की एवोल्यूशनरी जर्नी अफ्रीका से शुरू हुई। करीब 6 से 7 मिलियन वर्ष पहले हमारे सबसे पुराने पूर्वज चिंपैंजीज से अलग हो गए थे। होमिनिन का विकास कैसे हुआ? होमिनिन एवोल्यूशन कई चरणों से गुजरा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, 2 पैरों पर चलने वाले शुरुआती पूर्वज। होमो हैबिलिस, औजार बनाने की शुरुआत। होमो इरेक्टस, आंख का उपयोग करने वाले, लंबी दूरी चलने वाले। नियांडरथाल्स, मजबूत शरीर व ठंडे इलाकों में रहने वाली प्रजाति। होमो सेपियंस यानी आधुनिक मनुष्य। हर स्पीशीज ने दिमाग का आकार, चलने की क्षमता और सोचने समझने की शक्ति में धीरे धीरे प्रगति की। आधुनिक इंसान कैसे बने? लगभग 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस यानी आधुनिक मनुष्य का उद्भव हुआ। इनमें बेहतर भाषा, सामाजिक समूह, कला और सोच, जटिल औजार, खेती और गांव बसाने की क्षमता तेजी से विकसित हुई, और धीरे धीरे होमो सेपियंस पूरी दुनिया में फैल गए और अन्य प्रजातियां जैसे नियांडरथाल्स समय के साथ विलुप्त हो गईं। चलिए दोस्तों, अब अपनी कहानी के तरफ लौटते हैं। दोनों एक पल भी बर्बाद किए बिना तेजी से उस गुफा से बाहर निकल आए। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, चारों तरफ देखते हुए उनके कदम रुक रुक कर चलने लगे। हवा अचानक भारी लगने लगी थी। जंगल की खामोशी अब पहले से कहीं ज्यादा डरावनी थी। एलिजा ने पेड़ों की तरफ नजर घुमाई। हर पत्ती, हर छाया, हर सरसराहट मानो किसी निगरानी जैसी लग रही थी। दोनों की आंखें डर और सतर्कता से भरी हुई थी। एक छोटा सा भी आवाज उनके दिल की धड़कन बढ़ा दे रहा था। स्मिथ ने धीरे से बोला, अब असली खतरा शुरू हुआ है एलिजा। हमें बहुत सावधानी से अपने स्पेसक्राफ्ट तक जाना होगा। दोनों डरते हुए आगे बढ़े। जंगल की पत्तियों के बीच से गुजरती हल्की हवा भी अब किसी चेतावनी जैसी लग रही थी। स्मिथ बार बार मुड़कर पीछे देख रहा था। कुछ ही दूरी चलने के बाद अचानक एलाइजा की नजर जमीन पर पड़ी। उसकी सांस रुक सी गई। स्मिथ, जमीन पर देखो। एक बहुत विशाल जानवर मरा हुआ पड़ा था। उसके शरीर पर गहरे पंजों के निशान लगे हुए थे और आसपास खून फैला था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शिकार किया गया हो, और वो भी हाल ही में। दोनों सहम गए। स्मिथ ने एक नजर जानवर पर डाली और बोला, अगर ये शिकार होमिनिन ने किया होता तो वे इसे अपने साथ ले जाते। ये उनका शिकार किया हुआ नहीं है। वो घुटनों के बल बैठकर निशान देखने लगा। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। इसे किसी और जानवर ने मारा है, और ये निशान बहुत बड़े, बहुत भयानक हैं। एलाइजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मतलब इस ग्रह पर कुछ ऐसा भी है जो इन होमिनिन से भी ज्यादा खतरनाक है। स्मिथ ने सिर ऊंचा किया। उसकी आंखों में साफ डर था। हमें भागना होगा अभी। दोनों डर की वजह से कांपते हुए पूरी ताकत से दौड़ने लगे।
जंगल की झाड़ियां, टहनियां, घास सब उनके पैरों से टकराती रहीं, पर वे रुके नहीं। अंततः कई मिनट की बेचैन दौड़ के बाद वे हांफते हुए अपने स्पेसक्राफ्ट तक पहुंच गए। स्मिथ अपने घुटनों पर हाथ रखकर तेज सांसें ले रहा था। एलाइजा कांपती आवाज में बोली, आज हम बच गए, मगर कब तक? धीरे धीरे शाम ढल रही थी और उनके मन में डर और गहरा होता जा रहा था। स्मिथ शांत लेकिन गंभीर स्वर में बोला, हमें किसी तरह आज की रात यही स्पेसक्राफ्ट के अंदर बितानी होगी। सुबह होने पर हम सोचेंगे कि कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। रात आगे बढ़ती गई। दोनों चुप बैठे हुए सिर्फ जहाज के सिस्टम की हल्की आवाजें सुन रहे थे। बाहर से कोई आवाज नहीं, पर वही खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी थी। अचानक उनके स्पेसक्राफ्ट का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा। स्मिथ और एलिजा दोनों डर गए। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। बाहर से एक टूटी हुई कमजोर कांपती आवाज आई, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज, मैं जिंदा हूँ। दोनों ने एक दूसरे को देखा। डर भी था, पर शायद उम्मीद की हल्की किरण भी। वे तुरंत दौड़कर दरवाजे के पास पहुंचे और उसे सावधानी से खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, वे हैरान रह गए। उनके सामने एक एस्ट्रोनॉट खड़ी थी। उसकी जैकेट फटी हुई, हाथ पैर पर धूल और मिट्टी जमी हुई, चेहरा थका, कमजोर लेकिन जिंदा। एलिजा घबराकर बोली, तुम इंसान हो? पहली टीम में से कोई? उसने कांपते हुए बोला, हाँ, मैं कैटी हूँ। धरती से LQT-01 से एल मिशन से निकली थी और हमारे साथ एक और एस्ट्रोनॉट थे, जेम्स, मगर वो अब नहीं रहे। उस एस्ट्रोनॉट ने कांपते हुए बोला, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। दोस्तों, आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको पार्ट 2 देखना होगा। आखिर उस रहस्यमयी ग्रह पर क्या असली खतरा छुपा है? पहली टीम के साथ क्या हुआ था और क्या ये तीनों एस्ट्रोनॉट जिंदा बच पाएंगे? ये सब राज खुलेंगे अगले पार्ट 2 में। अगर आप चाहते हैं कि अगला पार्ट जल्द आए तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखें और चैनल को सब्सक्राइब